हेलो फ्रेंड्स, इस एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से आप समझेंगे कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है और हमारी टिश्यू इंजरी होने के बाद हमारा ब्लड जो है वो कैसे क्लॉट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे फाइब्रिनोजन जिसकी वजह से फाइब्रिन बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कुछ कॉमन पाथवे फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो नॉर्मली अभी कोई इंजरी नहीं हुई जिसमें हमारे पास रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इन द ब्लड प्लाज्मा हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, आयंस, फैट्स एटसेट्रा, जो कि एक नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फैक्टर्स जो होते हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए, इसमें फाइब्रिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिव होना पड़ेगा कोगुलेट करने के लिए। इसके अलावा फाइब्रिनोजन के अलावा हमारे पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कुछ और फैक्टर्स आते हैं। इसकी वीडियो हम अलग डिटेल में देखेंगे, बट अभी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स मिलके ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है ब्लड कोगुलेशन का, प्लाज्मिन। इसका भी रोल हम इस वीडियो में ही देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे ही हमारे पास कोई टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी के बाद चाहे वो ब्लेड लगने से या फिर किसी भी रीज़न से टिश्यू इंजरी हुई, तो टिश्यू इंजरी जहाँ पे हमें इंजरी हुई वहाँ पे जो इंजर्ड सेल्स होते हैं, वस्कुलर इंजरी के बाद जो हमारा ब्लड नॉर्मल डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था, तो वो जहाँ पे टिश्यू इंजरी होती है, सारे के सारे जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो टिश्यू इंजर्ड साइट्स पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। वो नॉर्मल डायरेक्शन में जाने की बजाय वो इंजर्ड साइट्स पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है। एग्रीगेशन मतलब वहाँ पे सारे मिल के एक क्लॉग बना लेते हैं। उस रुके हुए प्लेटलेट्स को देखकर एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन आता है और वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो रुके हुए प्लेटलेट्स को ही ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है। जो इमोबिलाइज फाइब्रिनोजन होता है वो दूसरे फैक्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जो हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर और कॉमन पाथवे फैक्टर देखा था। ये मिलके आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म थी, अब वो एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे क्लॉट बन चुका है। एक्चुअली जो क्लॉट होता है वो फाइब्रिन होता है। तो आफ्टर 24 to 48 आवर्स, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1 से 2 दिन के बाद, तो ये क्लॉट को हमें अंदर से हटाना है ताकि ब्लड ब्लॉक ना हो जाए, ब्लड वेसल। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास प्लाज्मिन आता है। प्लाज्मिन के मॉलिक्यूल्स उस साइट पे जाकर जुड़ जाते हैं और 24 और 48 घंटे के बाद अंदर से वो ब्लॉकेज हटा देते हैं। इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। इसको फाइब्रिनोलिटिक डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है, डेब्रिस होता है, वो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारे बॉडी को इन वेस्ट प्रोडक्ट से बचाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि जो इम्यून सेल्स हैं वो बचे हुए जो फाइब्रिन टूटा आफ्टर 24 to 48 आवर्स वो डाइजेस्ट हो जाता है ब्लड के अंदर ही, तो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है और ये फैक्टर ऐसे काम करते हैं। अगर आपको ये एनिमेशन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये हम इसके लिए अलग वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टोटल 10 तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स कैसे काम करते हैं इसको हम उस वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।